नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मत। और अब आइए शुरुआत करते हैं हमारी इस चर्चा की, जो कि जेट एयरवेज के बारे में है। जी हां, कर्ज में डूबी एयरलाइन जेट एयरवेज अब नीलामी की प्रक्रिया से गुजरेगी। इस एयरलाइन की बोली लगाने के लिए एतिहाद एयरवेज, राष्ट्रीय निवेश कोष NIIAF, निजी क्षेत्र के TPG कैपिटल और इंडिगो पार्टनर रेस में है। बैंकों के समूह द्वारा इमरजेंसी फंड देने से इनकार के बाद आर्थिक संकट से जूझ रही एयरलाइन जेट एयरवेज को मदद के लगभग सभी रास्ते बंद हो गए हैं। जेट एयरवेज ने बुधवार की मध्यरात्रि से अपनी विमान सेवाएं भी अस्थायी तौर पर रोक दी हैं। इन परिस्थितियों में यह अब तय हो गया है कि बैंकों के कंट्रोल में आ चुकी प्राइवेट एयरलाइन जेट एयरवेज अब नीलामी के बाद रनवे से आउट होने के कगार पर है। जेट एयरवेज ने आपातकालीन मदद न मिलने के बाद अपने सभी कर्मचारियों को और अपने सभी ऑपरेशंस पर भी अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। जेट एयरवेज प्रशासन का यह फैसला ऋणदाताओं की ओर से जेट के अतिरिक्त धन के अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद सामने आया है। ऋणदाताओं ने जेट को 400 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड देने से भी इनकार कर दिया था, जिसके बाद जेट एयरवेज प्रशासन ने यह कदम उठाया है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, आइए देखते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। दिल्ली रनवे से उतरी जेट एयरवेज, बैंकों ने कर्ज देने से किया इनकार। जेट एयरवेज की सेवाएं बंद। रात 10:30 बजे भरी आखिरी उड़ान। मुंबई से अमृतसर के लिए उड़ी आखिरी फ्लाइट। 25 साल पुरानी जेट एयरलाइंस कंपनी पर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। अगर कंपनी बंद होती है तो 20,000 लोगों की नौकरी चली जाएगी। आपको बता दें कि एयरलाइंस ने पहले ही 18 अप्रैल तक अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय संचालन को निलंबित कर दिया था। जेट एयरवेज के CEO ने बताया कि ये फैसला आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि फंड के लिए हर संभव कोशिश की गई, लेकिन कोई रिजल्ट निकलकर नहीं आया। कंपनी प्रशासन ने अंतरिम फंडिंग के लिए बार बार अपील की। सूत्रों के मुताबिक जेट के कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है। सिर्फ HOD और कुछ स्टाफ को जो क्रिटिकल ऑपरेशन को डील करते हैं वही ऑफिस में काम करेंगे। उड़ान नहीं भरेगी जेट एयरवेज। जेट एयरवेज की सेवाएं बंद होने से कर्मचारियों पर संकट। 20,000 लोगों के रोजगार पर गहराया संकट। जेट एयरवेज ने बैंक से 400 करोड़ की मांगी थी मदद। टैक्सी एजेंसी के रूप में हुई थी शुरुआत। 1973 में नरेश गोयल ने की थी ट्रैवल एजेंसी से शुरुआत। जेट एयरवेज के हालात को देखकर कर्मचारियों की निराशा चरम पर पहुंच चुकी है। अभी तक कर्जदाताओं से इमरजेंसी फंड मिलने की उम्मीद दिख रही थी, लेकिन अब वो रास्ते भी बंद हो चुके हैं। इससे पहले जेट एयरवेज ने 15 अप्रैल को अपने अंतर्राष्ट्रीय परिचालन को 18 अप्रैल तक रोकने की घोषणा की थी। ऋणदाताओं से कोष नहीं मिलने की वजह से ये फैसला लिया गया था। दरअसल 25 साल पुरानी एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज पर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। हालांकि कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द ही कोई न कोई उद्योगपति जेट एयरवेज को अपनी शर्तों पर ले लेगा। उसके बाद उन लोगों को काम मिल सकता है, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा ये किसी को भी नहीं पता। स्पेशल डेस्क से न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित फोन लाइन पे जुड़े हैं। जी रमेश, जेट एयरवेज के जो 20,000 कर्मचारी हैं जिनकी नौकरियों पर एक संकट आ गया है, उन पर क्या गुजर रही होगी ये तो हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्जा जेट एयरवेज पर हो गया है और सभी बैंकों ने कर्ज देने से मना कर दिया है। तो ऐसे क्या प्रमुख कारण रहे जिस वजह से जेट एयरवेज इतने कर्जे में चली गई और बैंक अब क्यों उसको कर्जा देने से मना कर रहे हैं? उमंग, बात यह है कि जब कोई व्यक्ति आर्थिक कुचक्र में फंस जाता है, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, चाहे यूनिट हो, चाहे बिजनेस हो, जब वो आर्थिक कुचक्र में फंस जाता है कि उसके बाहर निकलने की कभी कोई संभावना दूर तक नजर नहीं आती। ऐसा ही जेट एयरवेज के साथ में हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये कोई क्राइसिस कोई आज का क्राइसिस नहीं है जी, कि आज के ही सारी आर्थिक है जो इतनी गतिविधियां जो है सीमित हो गई, पैसा आना बंद हो गया, उड़ाने बंद हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक लंबा प्रोसेस चलता है। कोई भी अगर यूनिट के सामने आर्थिक क्राइसिस आता है तो एकदम नहीं आता।
तभी कहते हैं कि बहुत पहले से हम उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे है जिंदगी अब दूर से पहचान लेते हैं। यही बात आर्थिक जगत में लागू होती है कि कोई भी क्राइसिस आता है तो धीरे धीरे आता है, और जिसका असर आज देखने को मिला कि जेट एयरवेज की जो उड़ानें बंद हो गई, कर्मचारियों के सामने संकट है, रोजी का, सैलरी का पैसा क्या आएगा, तो वो व्यक्ति वही जान सकता है जिसको 1 तारीख को पैसा उसके अकाउंट में नहीं आता है। वह व्यक्ति जान सकता है कि आर्थिक जो है परेशानियां किस तरह से होती है। नरेश गोयल जो इसका प्रवर्तक था, जेट एयरवेज के जो मालिक थे, उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। मैं एक बात आपको साफ कह दूं कि ऐसे व्यक्ति जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जिनके घर में चांदी के चम्मच और सोने के थालियों में तो भोजन होता हो, उन लोगों को यह पता नहीं होता कि एक यूनिट के बंद होने से, काम बंद होने से दूसरे लोगों पर क्या गुजरती होगी, उनको पता ही नहीं होता, उन चीजों का एहसास नहीं होता। ये कोई आज की घटना नहीं है। मैं बता दूं कि देश और दुनिया में जो आर्थिक गतिविधियों के चक्र फंसते हैं, उनका असर ऐसा ही होता है। आपको 2008 से पहले की अगर मैं बातें बताऊं तो अमेरिका में भी इस तरह का जो एक आर्थिक जो परेशानियों वाला संकट का दौर गुजरा था, जिसमें कि पूरा यूरोप और आधी दुनिया जो है उस आर्थिक जो है जमीन में फंसी हुई थी। लेकिन हिंदुस्तान की खास बात कह रही कि हम लोग कभी आर्थिक कुचक्र में फंसता ही नहीं है। एक आम आदमी जो अपना घर परिवार चलाता है, वो कभी भी आर्थिक कुचक्र में नहीं फंसता। उसको कहीं पड़ोस में जाके उधार का पैसा नहीं लेना पड़ता। वह अपना जितना कमाता है उसमें से कुछ ऐसा पैसा बचाता है जिसमें कि वह कुछ दिनों के लिए अगर मान लो आर्थिक परेशानी आई जाए तो उसको संकट को झेल सकता है। लेकिन बिजनेसमैनों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो पैसा तो लेते हैं, लेकिन उसको चुकाने का वो कभी नाम लेते ही नहीं। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज जो संकटग्रस्त है, आज की जो हालात है उसमें आप समझ सकते हैं उसको। और जेट एयरवेज इसका एक उदाहरण है, जिसमें कि आज कर्मचारियों के साथ जिस तरह की दिक्कतें पैदा हो रही है, वह उस व्यक्ति को सोचना चाहिए था जो इसका संचालन करता हो। मैनेजमेंट का एक फंडा है कि हाउ टू मैनेज इज मैनेजमेंट। तो जो चलाने वाले जो थे उनको साफ ही पता नहीं होता कि पैसा कहाँ से आएगा और किस तरह से खर्च होगा। तब एक लाइन की बात उनको समझ में नहीं आती। तो जेट एयरवेज जैसा हक होना सामने दिखता है ये, और आज की बात नहीं है, ये लंबा अरसा है, लंबा प्रोसेस है जिसका। अच्छा, दूसरा ये मैं आपको एक छोटा सा और बता दूं कि जब बैंकें भी पैसा देती है ना, जी रमेश, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक दिन की बात नहीं है, ये प्रक्रिया काफी दिनों से चल रही होगी, क्योंकि एक दिन में 8,000 करोड़ का कर्जा नहीं होता। इस पे बेहतर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जुड़ चुके हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी आकाश जी, अभी आप हमारे संवाददाता को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये एक दिन की बात नहीं है, 8,000 करोड़ का कर्जा कोई एक दिन में तो आता नहीं। तो ऐसे क्या प्रोसेस होते हैं और क्या मुख्य वजह रही जेट एयरवेज की इतने बड़े कर्जे में डूबने की? देखिए, जो एविएशन बिजनेस है जी, इंडिया में ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। पहले हमने देखा किंगफिशर को, अब हमने देखा जेट को। तो काफी सालों से इशू चल रहा था जेट के साथ। हाँ, जो इशू बड़ा है, जो इशू एग्रेवेट हुआ है, वो हुआ है पिछले साल सितंबर, अक्टूबर, अगस्त। आपको याद होगा वो वक्त, वरना मैं आपको याद दिलाऊं। दैट वाज द टाइम व्हेन क्रूड ऑयल टच्ड अ वेरी हाई रेट, डॉलर टच्ड अ वेरी हाई रेट। तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है वो काफी कॉस्टली हो गया था जी। और इंडियन मार्केट जो है, प्राइसिंग जो है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो फेयर्स जो है वो हमेशा जो है कम रखने की होड़ रही है एयरलाइन के बीच में। तो कहीं ना कहीं इंटेंस कंपटीशन जो फेयर्स यानी टिकट ज्यादा बढ़ाने को अलाउ नहीं करता था, साथ ही साथ ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो बढ़ते रहे हैं, और क्रूड ऑयल, एक एविएशन टर्बाइन फ्यूल, क्योंकि एक तरफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल का हायर रेट, दूसरी तरफ डॉलर का उस समय 74 से ऊपर आ जाना, बहुत से एक्सपेंडिचर एयरलाइंस के जो फॉरेन में ऑपरेट करती हैं और क्रूड ऑयल के वो डॉलर्स में होती हैं। तो कहीं ना कहीं द एयरलाइन वाज अनवायबल, जिसे हम हिंदी में कहें कि जी
हमारे साथ में इस समय किसी तकनीकी वजह से आकाश जिंदल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर ए के नंदा भी जुड़ चुके हैं, जो कि अर्थशास्त्री है। प्रोफेसर ए के नंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी प्रोफेसर साहब, अभी आकाश जी कह रहे थे कि कई फैक्टर्स होते हैं जो एक बड़ी कंपनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी इतने करोड़ के कर्जे में डूब जाती है। और एविएशन इंडस्ट्री में हमने कुछ समय पहले की बात है कि हम लगातार खबरों में आ रहा है किंगफिशर एयरलाइंस के बारे में, और अब ये दूसरी एयरलाइंस है जो इतने बड़े कर्जे में डूब चुकी है और बैंकों ने भी कर्जा देने से मना कर दिया है। तो ऐसी क्या प्रमुख वजह है कि बैंक भी इसको कर्जा देने से मना कर रहे हैं और इसकी नीलामी की नौबत आ गई है? देखिए जी, ये जो जेट एयरवेज की बात है जी, इनका जो प्रॉब्लम है तो काफी पुराना है। 2005-6 की बात है, तब से इनका प्रॉब्लम शुरू हुआ है। जी। जब से एयर सहारा को ले लिए, जी, जब एयर सहारा का एक्यूजिशन हुआ है, और ये जो एक्यूजिशन था बड़ा ओवर प्राइस था, है ना। 2006 में किए थे, $500 मिलियन में ये एयर सहारा को ले गए। अच्छा, उस टाइम में काफी जो एविएशन इंडस्ट्री का एक्सपर्ट वो बोल रहे थे कि इट वाज ओवर प्राइस, इतना पैसा नहीं देना चाहिए। जी, ये तो एक प्रमुख मुद्दा रहा है जेट का। दूसरा है, जेट जो इंडस्ट्री है ये कभी कंपटीशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। जैसे इंडिया में है, काफी लो कॉस्ट एयरलाइन आ गए, जैसे इंडिगो आ गया, है ना, काफी है, गो एयर है, ये काफी कंपटीशन देते रहे। स्पाइसजेट भी काफी कंपटीशन दिया है। और ऑल ओवर वर्ल्ड है जो लो कॉस्ट एयरलाइन है ना, प्राइसेस धीरे धीरे नीचे जा रहा है। जी, द रेस इज टुवर्ड्स बॉटम, है ना, सब बॉटम तरफ जा रहे हैं। और जेट्स अपने आप को, जेट एयरलाइन रीइनोवेट कर नहीं पाया, प्राइस डाउन तो नहीं कर पाया। तो ये एक मुद्दा रहा है जो जेट को काफी तकलीफ किया। और जैसे मेरा प्रेडिसेसर बोल रहे थे, आप रूपी वीक होना इंटरनेशनल मार्केट में, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट रहा। फ्यूल कॉस्ट बढ़ गया जेट के लिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तो और जेट भी कोई ना ढूंढ नहीं पाया कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनर जो कि पैसा लगाए। जी प्रोफेसर साहब, माफ कीजिएगा आपको मैं बीच में रोक रहा हूं, लेकिन अभी आपने बताया कि ये सारा मामला 2005 और 6 से स्टार्ट हो चुका था। तो इतना लंबा पीरियड हो गया है, करीब 10 से 15 साल हो चुके हैं। तो क्या इन सालों में, जो साल बीत गए, उन सालों में क्या कभी इनको ऐसी जरूरत नहीं पड़ी या कोई आवश्यक कदम नहीं उठाए गए ताकि इतना बड़ा कर्जा नहीं होता? और 20,000 कर्मचारी हैं, उनकी नौकरियों पे तलवार लटक चुकी है। तो इतने सालों में क्या कोई ऐसे एहतियातन कदम नहीं उठाए गए? नहीं, ऐसे कोई कदम नहीं लगाया गया। आप तो 20,000 कर्मचारी का बोलते हैं, वो तो डायरेक्ट एम्प्लॉय है, उसमें कम से कम 5 गुना कर दीजिए। 1 लाख लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंडेंट है, उनका जॉब जा रहा है। और बैंक वालों ने मना कर दिए हैं। हमारा जो एविएशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो भी टाइम में बताते तो रहे हैं, बट इस चीज पर ना जो जेट का जो मैनेजमेंट रहे वो चीज को सारा इग्नोर किए। वो प्रोफेशनल का एडवाइस इग्नोर किए, एविएशन एक्सपर्ट का एडवाइस इग्नोर किए, भारत सरकार के एडवाइस इग्नोर किए हुए हैं, है ना। वो सोच रहे थे, बट सारा वर्ल्ड में एविएशन इंडस्ट्री बहुत खराब चल रहा है। अब 2017 में ना मोनार्क करके एक लो कॉस्ट एयरलाइन यूके में बंद हो गया। ऑल ओवर वर्ल्ड पायलट की प्रॉब्लम है, एयरलाइन पायलट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, ये सारा प्रॉब्लम इकट्ठा हो गया। उसका एक ही सॉल्यूशन था कि गोयल साहब को अच्छा से मैनेज करना था, न्यू मेजर लेना चाहिए था, एक्सपर्ट का एडवाइस लेना चाहिए था, और मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए था। अब मार्केट में नया प्लेयर आ गए और जेट कॉम्पिटिटिव रहा नहीं, उसका हालात है ये एक दिन की नहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ता गया, एक्यूमुलेट होते गया। लास्ट को ये हालात आ गया कि जेट को आज लास्ट फ्लाइट कल चलाना पड़ा, बंद करना पड़ा। अब बैंक वालों ने मना कर दिया, SBI लेड कंसोर्टियम किया, हमने आपको बेल आउट करेंगे। अब हालात खराब है और जेट का भी उसमें प्रॉब्लम रहा है। एहतियात के साथ, एहतियात भी इतना इन्वेस्टमेंट किया नहीं किया, तो ये सब चीज है। इसका पर तो ये बड़ा लेसन रखता है इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए। जैसे किंगफिशर हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसको साथ कैसे डील किया जाए, ये एक बहुत बड़ा इशू है इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए।
जी बिल्कुल, ए के नंदा साहब, आपने सही कहा कि एक बहुत बड़ा ये इशू है इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आपने कहा कि पूरे वर्ल्ड में इस तरह की क्राइसिस चल रही है। 2017 का आपने एक उदाहरण दिया मोनार्क एयरलाइंस का, जो वो भी बंद हो गई है। मैं आपके पास वापस आता हूँ। आकाश जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार से बात हम कर रहे हैं जेट एयरवेज के बारे में, कि कई लोगों ने उसको जेट एयरवेज को कई प्रकार से सलाहें दी हैं इतने सालों में, लेकिन उन्होंने किसी की भी सलाह नहीं मानी, उनके मैनेजमेंट ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। क्या सरकार की तरफ से जो ये 20,000 कर्मचारी हैं, जो डायरेक्ट एम्प्लॉयज हैं, जैसे कि प्रोफेसर ए के नंदन ने कहा कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों मिला के करीब 1 लाख के ऊपर कर्मचारी होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इन 20,000 कर्मचारियों की, तो क्या सरकार की तरफ से कुछ बुनियादी कदम अभी उठाए जा सकते हैं ताकि इन 20,000 कर्मचारियों को रोजगार दोबारा मिल सके और इनकी नौकरियों पर कोई खतरा ना आए? देखिए, मेन कदम जो उठाया जाना चाहिए, द मेन स्टेप विच कैन बी टेकन, दैट कैन बी बाय द लेंडर्स। जिन बैंक ने उधार दिया हुआ है जी, सबसे पहले और सबसे प्रमुख कदम उन्होंने उठाने हैं। देखिए, बेसिकली मैंने बड़ी डिटेल में इस एयरलाइन को स्टडी किया, एविएशन बिजनेस को स्टडी किया। ये एयरलाइन रिवाइव हो सकती है और इसके लिए बायर ढूंढा जा सकता है। ठीक है, एज ऑफ नाउ उसके ऑपरेशन इट स्टैंड स्टिल, बट द एयरलाइंस कैन बी रिवाइव। और यू आर वेरी राइट दैट 20,000 एम्प्लॉयज, उनका करियर, उनकी लाइवलीहुड, उनकी ब्रेड एंड बटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20,000 लोग नहीं, 20,000 परिवार हैं जो एयरलाइंस के साथ जुड़े हुए थे, जिनकी रोजी रोटी थी, और वो भी आज के समय में जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट दैट हाई। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उन लोगों के जॉब्स को जो है सेव किया जाए, इसके लिए बायर ढूंढा जाए। हालांकि ठीक है कि बायर ढूंढना उतना इजी नहीं होगा, बट साथ ही साथ ये बता दूं, जितना ग्लोबल बिजनेस की मुझे अंडरस्टैंडिंग है, इम्पॉसिबल भी नहीं होगा। ठीक है, जो बायर आएगा उसके सामने डेट भी है, उसके सामने वो एयरलाइंस हैं जिसके प्लेन ग्राउंड हो चुके हैं, तो उसके लिए केक वॉक नहीं होगी, उसके लिए मुश्किल होगा काम। बट कहीं ना कहीं से अगर बैंक्स और सरकार साथ दें, यानी सरकार कहीं ना कहीं से कुछ सॉफ्ट लोन दे, नए बायर को कुछ ना कुछ हेल्प करे, क्योंकि रिवाइव करना है एयरलाइंस को, तो बायर ढूंढा जाए और उस बायर से रिवाइवल प्लान लिया जाए और वो एयरलाइंस को रिवाइव करे। रिवाइवल के अंदर एक्सपेंडिचर कटिंग को देखा जाए, एक्सपेंडिचर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ग्लोबली आपको ये बता दूं, कई जगह आईटी और टेक्नोलॉजी के यूजेज से जो है एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया गया है। कई जगह जो है मैनेजमेंट एबिलिटी से कुछ फ्लाइट्स जो है उनको प्रून किया जा सकता है। कई जगह ऐसे हैं जहां पे एक्सपेंडिचर कट किया जा सकता है। मैं दूसरी एयरलाइंस का नाम अभी लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन हम सब जानते हैं कुछ ऐसी डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं जो आज भी अच्छे प्रॉफिट पे चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं से आप एक्सपेंडिचर कट कीजिए, जो कॉस्ट को रिड्यूस कीजिए, फ्लाइट्स को जो है वायबल बनाइए, ऑपरेशंस को वायबल बनाइए, और ग्लोबल ऑपरेशंस को देखिए कि ग्लोबल ऑपरेशंस आपने कहां कहां करने हैं, क्योंकि ग्लोबली कई रूट ऐसे हैं जो बहुत बड़ी एयरलाइंस ही ऑपरेट कर सकती हैं। इंडिया बेस्ड एयरलाइंस उतनी बड़ी नहीं है कि उनके साथ कंपीट कर सके। तो आई थिंक जो एक बेसिक हिसाब होता है ना, एक बेसिक बिजनेस का हिसाब होता है जिसे पड़ता कहा जाता है दुकानदार की, उसमें वायबिलिटी, ब्रेक इवन, उसको आगे रख के चला जाए और बायर को ढूंढा जाए। ठीक है, बायर के लिए आना इतना आसान नहीं होगा, बट इम्पॉसिबल नहीं है। रिवाइवल के लिए बायर आ सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल प्लेयर्स को पता है कि इंडियन एविएशन मार्केट आने वाले समय में बहुत जो है एक्सपैंड करने वाली है। हम ऑलरेडी 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, कंजम्पशन का यहाँ पे बूम है, तो ये इंडियन जो एविएशन मार्केट है बहुत बहुत बड़ी मार्केट है। तो इसलिए नए बायर्स आ जाएंगे, क्योंकि यूएस हो, यूरोप हो, वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंची हुई मार्केट है। तो कहीं ना कहीं आई वुड समराइज दैट वे, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in का ये व्यू है कि न्यू बायर्स शुड बी आइडेंटिफाइड, द एयरलाइन शुड बी हैंडेड ओवर टू द न्यू बायर्स, एंड primarily the career and the livelihood of our 20,000 friends who are working there, that should be saved. उनकी जो है रोजी रोटी हमें बचा के रखनी है, ये टारगेट आज होना चाहिए, बिकॉज उन सब लोगों के जो है परिवार उस एयरलाइन के साथ जुड़े हुए हैं और कई लोगों ने कई साल अपनी जिंदगी के उस एयरलाइन को दिए हुए हैं, तो उनका ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल आकाश जी, आपने बहुत सही कहा कि जो 20,000 जो परिवार हैं, 20,000 कर्मचारी नहीं, इसमें 20,000
परिवार सम्मिलित हैं जिनकी रोजी रोटी पे संकट आन खड़ा हुआ है और सरकार को भी एहतियातन कदम इसमें उठाने चाहिए। AK नंदा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जैसे अभी हम बायर्स की बात कर रहे थे तो एहतियात एयरलाइंस भी उसमें एक प्रमुख बायर है, लेकिन जेट एयरवेज के साथ एहतियात एयरलाइंस पहले से भी जुड़ी हुई थी, तो क्या कारण है कि एहतियात एयरलाइंस भी इनको समझा नहीं पाई और अब ये दोबारा अगर उसको खरीदने वाले बायर्स की लिस्ट में आ रही है तो पहले क्या ये कुछ जरूरी कदम नहीं उठा सकते थे? के साथ थोड़ा स्ट्रेटेजिक है एहतियात एयरलाइन और इंडिया के साथ, ये कोई सिंपल सी बात नहीं है, थोड़ा स्ट्रेटेजिक इश्यूज है। एंड क्यों एहतियात रिलक्टेंट है ये भी हमको देखना पड़ेगा, है ना। तो जरूरी कदम तो आप जैसे बोल रहे हैं आप पहले ले सकते थे, ये तो बिल्कुल है, जरूरी कदम पहले लिया जा सकता था, ये मैनेजमेंट इश्यूज था। क्योंकि रेड फ्लैग्स कुछ एजेंसीज ने ऑलरेडी दिखा दिया था, रेड फ्लैग कि आपका जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्वेश्चनेबल्स है एंड आपका प्रॉफिट प्रोमेट कर रहे हैं, ये सब इंडिकेशन आया था। बट अनफॉर्चुनेटली हम जैसे पहले भी बोले हुए हैं और आकाश जी भी बोले हुए हैं, तो प्रॉब्लम है जो मैनेजमेंट है ना, वो सब चीज को इग्नोर किए हुए, आप उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, नतीजा है, आज ये हालात में पहुंचे हुए हैं। तो अब है हमको दोबारा सोचने की जरूरत है और उसको रिवाइवल के लिए जो भी कदम लेना है, सरकार है, एविएशन सेक्टर है, बैंक्स है एंड जो भी इन्वेस्टर है, चाहे इंडिया का अंदर है, इंडिया से बाहर है, जो भी विलिंग है कि हमने ना पैसा लगाए, इसको स्ट्रैटेजिक पार्टनर बने और इसको रिवाइव करे, ये तो बड़ा इंडस्ट्री है। नहीं तो हमने ये देखे हुए हैं और बाकी भी इंडिया में ऐसे नहीं है, एक दो एयरलाइन है वो भी क्राइसिस में चल रहे हैं। तो इस टाइप के लिए हमको सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या करें, क्योंकि हमारा जो बॉटम लाइन है, लोगों का लाइवलीहुड की इशू है और ये बूमिंग सेक्टर है, लोग आ रहे हैं, लोग शिफ्ट कर रहे हैं एयरलाइन से, बाकी ट्रांसपोर्ट मोड से एयर मोड में काफी लोग शिफ्ट हो रहे हैं। जी बिल्कुल प्रोफेसर नंदा साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा, समय हमें इजाजत नहीं देता, लेकिन आकाश जी और प्रोफेसर AK नंदा साहब दोनों का ही न्यूज इंडिया में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से इस चर्चा में हमने आज ये देखा और ये समझा कि जेट एयरवेज को काफी मौके मिले थे सुधरने के, मैनेजमेंट को काफी मौके मिले थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उन्होंने इन मौकों पे ध्यान नहीं दिया और उसके साथ में जो एसोसिएटेड एयरलाइंस थी, एहतियात एयरलाइंस, उस मैनेजमेंट ने भी काफी इन्हें मौके दिए, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया और अब 20,000 कर्मचारी नहीं बल्कि 20,000 परिवारों पर एक प्रकार से संकट आ गया है। अब सरकार की तरफ से भी एक ये बिल्कुल मदद ये की जा सकती है कि जो बायर्स जेट एयरवेज की नीलामी में आ रहे हैं उनको किस तरीके से सुविधाएं दी जाए ताकि जेट एयरवेज को वो खरीद सकें और उनके साथ में एसोसिएटेड जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के जो परिवार हैं, वो वापस से अपनी एक सुचारू जिंदगी पे वापस लौट सके। फिलहाल हमारी इस आज की चर्चा में इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज इंडिया।